सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करेंगे। बोहर मॉडल के अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है उसका हम फार्मूला डेराइव करेंगे और साथ में उसकी जो गणितीय व्याख्या है किस कक्षा में कितनी एनर्जी होती है वो भी आज हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो बोहर का जो मॉडल होता है उस मॉडल के अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्यों चक्कर लगाता है, तो उनका कारण बताया था कि नाभिक और हमारे पास में इलेक्ट्रॉन, नाभिक के अंदर प्लस आवेश होता है, धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन के पास माइनस आवेश होता है। उस माइनस आवेश के कारण से और प्लस आवेश के कारण से दोनों बीच में आकर्षण बल लगता है और उस आकर्षण बल के कारण से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये बोहर ने अपने मॉडल में प्रस्तुत किया था अपनी अभिधारणा में। तो उनके अनुसार यदि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है इसका मतलब कौन सा बल होगा, उसमें अभिकेंद्री बल होगा। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाने के लिए हमारे पास में होता है एक अभिकेंद्री बल, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अभिकेंद्री बल होता है, अभिकेंद्री बल। और इस अभिकेंद्री बल का मान कितना होता है, mv²/r होता है। ये किसके अनुसार, बोहर के मॉडल के अनुसार यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा मतलब कौन सा बल प्राप्त करता है, वो अभिकेंद्री बल प्राप्त करता है। और उस अभिकेंद्री बल का मान होता है mv²/r होता है, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग और r जो होता है जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा था उस कक्षा की त्रिज्या कहलाती है। फिर ये अब क्यों चक्कर लगाता है, कारण उन्होंने बताया कि इसके लिए क्या होता है, स्थिर विद्युत बल, जिसको हम कूलाम्ब का बल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल लगता है, स्थिर विद्युत बल लगता है दोनों के बीच में। किसके बीच में, नाभिक, नाभिक मतलब प्लस आवेश, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस आवेश, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस बल को हम स्थिर विद्युत या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं और इस फोर्स की गणना, इस बल की गणना कूलाम्ब के नियम से ज्ञात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है हमने पढ़ा था, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 की हम नाभिक का आवेश लेंगे, जेडी या ई ले लो क्योंकि अपन अभी हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन का आवेश ई होता है। एक चीज इसमें ध्यान रखना है, यदि नाभिक का आवेश होता है जेड ई, नाभिक का आवेश सामान्य अपन जेड ई से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना, नाभिक के आवेश को अपन जेड ई से प्रदर्शित करते हैं। नाभिक का आवेश जेडी प्लस जेड, जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। क्योंकि हाइड्रोजन में इसका मान 1 होता है इसलिए नाभिक पर आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, जो कि एक प्रोटॉन होता है। इसलिए यहाँ पर प्रोटॉन यानी Q1 नाभिक का आवेश है और Q2 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो नाभिक का आवेश कितना होगा हाइड्रोजन के केस में, Z = 1 होता है। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। Z क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो नाभिक का आवेश कितना हो जाएगा, E, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, E, ये नाभिक का आवेश है E और इलेक्ट्रॉन का आवेश है E। तो E × E/r² होता है, ये हमने पढ़ा था r²। तो ये हमारे पास स्थिर विद्युत बल होता है 1/4πε0 A/E/r²। ये हमेशा लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक बीच में आकर्षण बल होगा। इस आकर्षण बल के कारण ही वो क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये दो बल अपने को मालूम होना चाहिए। कौन कौन से बल, एक तो अभिकेंद्री बल जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, चक्कर लगाता है, और किसके कारण से चक्कर लगाता है, इस स्थिर विद्युत बल के कारण ही वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये हमने बोहर के मॉडल में भी हमने पढ़ा था। अब अपने को इनकी गतिज ऊर्जा निकालना और टोटल एनर्जी निकालना। तो सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा की बात करेंगे, गतिज ऊर्जा निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किसी भी कक्षा में, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को अपन ए से प्रदर्शित करते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। और इसका जो फार्मूला होता है हमने पढ़ा था 1/2 mv² होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv² होता है। तो ये अपने को मालूम होना चाहिए।
अब ये mv का वर्ग जो है यहां से और यहां से, ये दोनों बल बराबर होते हैं, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इसके कारण ही हम अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बलों को बराबर कर देंगे। क्यों बराबर करते हैं? क्योंकि आकर्षण बल के कारण, इस स्थिर विद्युत बल के कारण ही अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है। तो यहाँ से दोनों को बल को बराबर कर देंगे कि स्थिर विद्युत बल और अभिकेंद्री बल दोनों बराबर होते हैं। अभिकेंद्री बल बराबर स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल, ये दोनों बराबर होंगे विद्युत बल। दोनों के मान रख देंगे, दोनों अभिकेंद्री बल का मान ही और स्थिर विद्युत बल का मान ही। तो क्या आ जाएगा, mv²/r बराबर 1/4πε0 E इंटू ई का स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट, e² अपॉन r का स्क्वायर। तो अब एक चीज ध्यान रखना, हम लोग mv² का यदि मान निकल जाता है यहाँ से तो हम यहाँ मान रख देंगे और काइनेटिक एनर्जी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो हमने क्या किया कि अभिकेंद्री बल और स्थिर विद्युत बल को बराबर कर दिया। क्यों? क्योंकि स्थिर विद्युत बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है। ध्यान रखना, इसलिए दोनों बराबर कर दिए। तो एक आर से एक आर कैंसिल कर दो, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। mv² इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 e² अपॉन r। तो इस तरह से ये mv² का मान हमने दोनों बलों को बराबर करके निकाल लिया है। अब ये mv² का मान हम यहाँ रख देंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ज्ञात हो जाएगी, गति ऊर्जा ज्ञात हो जाएगी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको हम इक्वेशन सेकंड दे देते। mv² का मान समीकरण 1 में रख दो तो गति ऊर्जा आ जाएगी समीकरण 2 से समीकरण 1 में। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 1/2 mv²। mv² का मान ये रख दो तो 1/4πε0 e² अपॉन r। ये हमारे पास क्या निकल गई, गति ऊर्जा निकल गई। तो गति ऊर्जा निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने को गति ऊर्जा फार्मूला अपने पता है mv² का मान। mv² का मान कैसे निकालेंगे, तो रदरफोर्ड की जो अभिधारणा है कि स्थिर विद्युत बल और अभिकेंद्री बल दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों के फार्मूले हमको मालूम होना चाहिए। ये स्थिर विद्युत बल का मान है, ये स्थिर विद्युत बल और ये अभिकेंद्री बल का, दोनों बराबर करके mv² का मान निकालेंगे और mv² का मान यहाँ रख देंगे तो गतिज ऊर्जा निकल आएगी। तो इस प्रकार से हमने गतिज ऊर्जा निकाली। अब हम स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा था गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, 1/4πε0 ई नाभिक का आवेश प्लस, यहाँ ध्यान रखना, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस ई अपॉन r। ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। तो इसके अनुसार कितने हो जाएगी, ये नाभिक का आवेश है प्लस ई और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है माइनस ई। यदि प्रोटॉन हाइड्रोजन के केस में ए लिखना, यदि मान लो दूसरा केस है तो जेड लिखेंगे। अब 2, 4, 5 किसी प्रोटॉन संख्या ज्यादा हो सकती है, अभी अपन सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ जेड का मान 1 रख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, माइनस, ये माइनस आगे लिख देंगे 1/4πε0 e² अपॉन r। तो इस तरह से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। पोटेंशियल एनर्जी निकल गई -1/4πε0 e² अपॉन r। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में 1/4πε0 e² अपॉन r। तो इस तरह से दोनों एनर्जी हमने निकाली। अब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी के लिए क्या करेंगे, दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी या कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो टोटल एनर्जी निकल आएगी। अब टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम अगला, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों प्लस कर देंगे और दोनों की वैल्यू हमने अभी निकाल रखी है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है देख लो। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये हमारे पास में 1/2/4πε0 e² अपॉन r, 1/2 × 1/4πε0 e² अपॉन r। इसी प्रकार से प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी आएगी यही, लेकिन यहाँ 1/2 नहीं आएगा, देखो -1/4πε0 e² अपॉन r।
ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है जो हमने ये निकाली। ये पोटेंशियल एनर्जी -1/4πr। तो दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख दी प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमने रख दी है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आता है देख लेते हैं। माइनस ये कॉमन ले लो, ये पूरा कॉमन आ जाएगा 1/4π0। ये स्क्वायर अपना कॉमन आ गया तो क्या बचा यहाँ से 1/2 बचा और यहाँ से -1 बचा। तो ये एलसीएम आ जाएगा, इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देना तो 1 - 2/2 तो 1/4π0 e स्क्वायर अपन r 1 - 2/2 तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/4π0 e स्क्वायर अपन r -1/2 तो ये आ जाएगी टोटल एनर्जी -1/4π0 का पूरा कर देते तो 8π0 e स्क्वायर अपन r। तो इस तरह से ये हमारे पास कुल ऊर्जा आ जाएगी टोटल एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की किसी कक्षा में। टोटल एनर्जी निकल के 1/4π0 e स्क्वायर अपन r। अब ये r का जो मान है जो बोहर कक्षा की त्रिज्या कहलाती है, बोहर परमाणु मॉडल के अनुसार किसी भी कक्षा की त्रिज्या कहलाती है। अब इस त्रिज्या का जो मान है इसका मान अपने को निकालना पड़ता है। पिछला वीडियो मैंने बना रखा है तो हम बोहर कक्षा की त्रिज्या का जो पिछला वीडियो है उससे r का मान हम यहाँ रख देंगे। तो r का जो मान होता है हमारे पास ये ε0 n²h²/π का स्क्वायर। ये हमने पिछले वीडियो में हमने डेराइव करा था, फार्मूला कैसा आता है इस वीडियो को अवश्य देखें ताकि ये वीडियो अपने को समझ में आ जाए। तो बोहर कक्षा की त्रिज्या ε0 n²h²/π का स्क्वायर होगी। ये मान हम यहाँ रख देंगे बोहर कक्षा की त्रिज्या का। तो r का मान हम क्या रखेंगे, r का मान 1/4π0 कैसे लिखो e स्क्वायर अपन ε0² n²h²/π का स्क्वायर। ये हमारे पास जो बोहर कक्षा की त्रिज्या होती है उसका मान हमने यहाँ रख दिया। ε0 है, ε0 है, ε0 n²h²/π का स्क्वायर। ये हमारे पास बोहर कक्षा की त्रिज्या का फार्मूला है। ये फार्मूला है ε0 n²h²/π का स्क्वायर। ये मान हमने यहाँ रख दिया है और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी उसका फार्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं माइनस, ये ऊपर चले जाएगा तो 1/8πε0 ऐसे लिखना, 8πε0 ऐसे लिखना और ये ऊपर चले जाएगा तो पाई m e का स्क्वायर इंटू e का स्क्वायर पहले से ही ऊपर e का स्क्वायर अपन में ε0² n²h²। तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, बाकी कोई कैंसिल नहीं हो रहा। तो टोटल एनर्जी हमारे पास में आ जाएगी -1/8 ε0 का स्क्वायर n²h²। नीचे दिया आ गया, ऊपर n e⁴। तो इस तरह से हमारे पास टोटल एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा। और यदि मान लो परमाणु क्रमांक का यदि z होता है तो ये z का स्क्वायर आ जाता है, ऊपर z स्क्वायर आ जाता है। तो या यदि परमाणु क्रमांक यदि दिया हो तो z स्क्वायर का भी गुणा हो जाएगा, क्योंकि r का मान रखेंगे z में आता है तो उसको सॉल्व करते थे z स्क्वायर भी आ जाता है। हाइड्रोजन के लिए z का मान 1 रख देते इसलिए इसको हम लिखते नहीं, क्या करते हैं हाइड्रोजन के लिए z का मान कितना होता है 1, इसलिए टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी m² m e⁴ 8ε0 n²h²। तो ये हाइड्रोजन की एनर्जी होगी। यदि मान लो जनरल फार्मूला पूछता है जेड, मान लो हीलियम के लिए या अन्य परमाणु के लिए तो यहाँ जेड स्क्वायर रख देना और जेड का मान उसका परमाणु क्रमांक जितना होगा उसका मान यहाँ रख देंगे और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस फार्मूले में देखो कि यहाँ पर निगेटिव साइन आ रहा है। निगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक से बंधा होता है, उस नाभिक के आकर्षण के कारण से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अपने पास कोई ऊर्जा नहीं है उसकी, वो जो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन नाभिक क्या करता है उसको चारों तरफ चक्कर लगवाता है। यानी नाभिक की एनर्जी के कारण से इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन प्राप्त होता है। अपने को ये चीज ध्यान रखना। अब यदि इनके मान यदि हम देखें सबके, तो यदि हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो z = 1 होगा, z का मान 1 रखना। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है 9 × 10⁻⁻⁻⁰
31 kg, 31 kg, 9.10 माइनस 31 kg होता है। और ई का मान पता अपने को 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम होता है। एप्सिलॉन जीरो का मान भी पता है, एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 8.85 इंटू 10 माइनस 12 सी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर होता है, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एक प्लांक का स्क्वायर होता है, प्लांक नियतांक का मान होता है 6.6 इंटू 10 माइनस 34 जूल सेकेंड होता है। ये सबके मान अपने को मालूम होना चाहिए। और यदि मान यहाँ रख देते हैं, पुट कर देते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है टोटल एनर्जी, जिसको अपन ई एन के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। एनवीं कक्षा की ऊर्जा ये जो होती है माइनस के रूप में यदि हम प्रदर्शित करते हैं तो 2.18 इंटू 10 जो होता है 18 जूल, 2.18 इंटू 10 माइनस 18 जूल कितनी एनर्जी होती है एनवीं कक्षा की। ये हम एनवीं कक्षा की बात कर रहे हैं। अब एन का मान यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी रख के इसका मान हम निकाल सकते हैं। यदि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 माइनस 19 जूल अपन एन स्क्वायर लिख दो। एन कक्षा की ऊर्जा का एन स्क्वायर आ जाएगा एन स्क्वायर। एन का मान हमने नहीं रखा है यहाँ पर, कोई सी कक्षा हो सकती है। तो यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज, जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान इतना जूल होता है। यदि मान यहाँ जूल की जगह ये रख देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है एन का मान आता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन का स्क्वायर। ये एनर्जी हमारे पास किसी भी एनवीं कक्षा की एनर्जी बोहर मॉडल के अनुसार प्राप्त होती है, माइनस 13.6 अपॉन एन का स्क्वायर। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना कि एनर्जी जो होती है वो कक्षाओं की संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ई एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर। ये ध्यान रखना, कभी एग्जाम में आया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कक्षा की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की किसी कक्षा की ऊर्जा उसके कक्ष क्रमांक यानी जो कक्षा की संख्या होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर के। ये अपने को प्रूव करने के लिए आता है, तो भी यही प्रश्न अपने को करना है। तो इस तरह से अपने को ध्यान रखना है। क्या करना है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालना। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अपने को मालूम होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है हमने 1/2 काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हमने लिख रखा एक हाफ एमवी का स्क्वायर। अब एमवी स्क्वायर का मान किससे निकाल देंगे? अभी केंद्रीय बल और इसको दोनों बराबर करके एमवी स्क्वायर का मान निकाल के ये एमवी स्क्वायर का मान यहाँ रख देंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालना? तो उसका फार्मूला था 1/4πε0 नाभिक का आवेश इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे r। तो इन दोनों का आवेश रख देना, ये माइनस r से इसके माइनस चिन्ह लगा देना, तो इसका मान -1/4πε0 e स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। टोटल एनर्जी निकाला तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों को हमने प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद यहाँ मान वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये दोनों प्लस कर दिया, एलसीएम ले लिया और ये हमारे पास आ गया। अब आर का मान हम बोहर कक्षा के मॉडल हमने पढ़ रखा उसके यहाँ से आर का मान हम पुट करके उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास आर का मान रख दिया, तो ये आ गया। अब इसमें सबके मान मालूम होना चाहिए और इसको हम सॉल्व करते हैं आखिरी में, तो -13.6 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान प्राप्त होता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि यदि एन का मान 1 रखते हैं तो हमारे पास में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आती है। तो इसके लिए अपन ये देख लेते हैं श्रेणी। यदि एन का मान 1 रखा तो -13.6 आएगा, क्योंकि एन का मान कितना होता है -13.6 अपॉन एन का स्क्वायर। ये हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं। यदि दूसरा परमाणु होगा तो जेड स्क्वायर आ जाएगा। जेड का मान 1 होता है इसलिए उसको हटा देते हैं। एन का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 ही होगा। तो E1 मतलब 5 का एनर्जी लेवल कितना आ जाएगा? 13.6 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि एन का मान 2 रखेंगे, दूसरी कक्षा की ऊर्जा पूछते हैं, तो एन का मान 2 रखेंगे तो यहाँ एन की जगह 2 रख देंगे, तो E2 इक्वल टू -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। तो 13.6 में 4 से डिवाइड कर दें, 4 3 12 और 4 4 16, 3.4 आ जाएगा माइनस में। इसी प्रकार से एन का मान 3 रखेंगे, तो इस प्रकार से एन का मान अलग अलग रख के इसकी एनर्जी हम ज्ञात कर सकते हैं। 3 रखेंगे तो 1.51 आएगा,
माइनस इसलिए आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ, तो इसलिए माइनस उसकी एनर्जी होगी, उसकी खुद की एनर्जी नहीं है, पूर्ण इलेक्ट्रॉन से बंधा हुआ, नाभिक से बंधा हुआ, इसलिए वो माइनस में एनर्जी होगी। तो इस तरह से ये हमारे पास सारे, और यदि रिडबर्ग स्थिरांक आता है तो उसका मान अपने को याद रखना m⁴ 8ε0 का स्क्वायर h³ ये रिडबर्ग स्थिरांक कहलाता है, और इसका मान r = 1.090 × 10⁷ प्रति मीटर होता है। और एक चीज ध्यान रखना कि 1/r का मान मैंने पिछली वीडियो में बता रखा 912 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसी का उपयोग करते हैं, ये मान उपयोग बहुत कम करते हैं क्योंकि इससे बहुत आसान हो जाता है कोई भी सवाल हल करने में, इसलिए न्यूमेरिकल भी है 1/r का मान निकाल उल्टा कर देना और 912 उसकी जगह रख के उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास एनर्जी निकालने का फार्मूला है, इसको अच्छी तरह से याद करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन में इसके सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयार करना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।